टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। देखो अपना चैप्टर चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेश, और भारत के भौतिक प्रदेश में आज चर्चा करेंगे हम भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं तटीय मैदानों की। तो देखिए तटीय मैदान देखते हैं भारत के संदर्भ में। देखो प्रायद्वीपीय पठार है जो पहले पढ़ चुके हैं, प्रायद्वीपीय पठार। यह जो तटीय मैदान है प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर पूर्व और पश्चिम में तट रेखा के सारे फैले हुए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बात करें क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार ही इन दोनों मैदानों को अलग करता है। प्रायद्वीपीय पठार है दोनों मैदानों को क्या करता है, अलग करता है। और ये है सक्रिय मैदान है, सक्रिय मैदान है उन नदियों एवं सागरीय लहरों द्वारा क्या है, इनका निर्माण हुआ है। और देखिए इस मैदान की उत्पत्ति की बात करें, इस मैदान की उत्पत्ति कब हुई है, तो वो है ये भाई इयोसीन काल में। इयोसीन काल में तटीय मैदानों की उत्पत्ति इयोसीन काल में। इस मैदान का निर्माण सागरीय तरंगों के अपर्दन व निक्षेपण की क्रिया द्वारा, सागरीय तरंगों की अपर्दन व निक्षेपण क्रिया द्वारा या नदियों की अपर्दन व निक्षेपण के द्वारा इसका निर्माण होता है। तटीय सीमा की लंबाई आपको पहले बता दी थी भारत के परिचय में, फिर भी दोबारा सुन लीजिए, 6100 किलोमीटर ये तटरेखा है अपनी भारत की। इस तटरेखा की बात कर रहे हैं, गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक की कुल लंबाई कितनी है भाई, 6100 किलोमीटर। द्वीपों को छोड़कर, द्वीप इसमें काउंट नहीं करें क्योंकि द्वीपों को छोड़कर इस तटीय रेखा की लंबाई बताई है हमने 6100 किलोमीटर। और इस तटीय रेखा पर 9 राज्य पड़ते हैं, वो भी उसकी चर्चा कर ली थी क्योंकि सर्वाधिक गुजरात की लगती है राज्यों में अगर बात करें। ठीक है, आगे देखिए बात करें आगे तमिलनाडु राज्य के नागरकोयल एवं कन्याकुमारी कटक द्वारा कौन से द्वारा, नागरकोयल और कन्याकुमारी कटक द्वारा इस तटीय मैदान को, इस तटीय मैदान को 2 भागों में विभाजित किया। अब 2 भाग कौन कौन से, इस प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिम में तो कहलाता है पश्चिम तटीय मैदान, और इस प्रायद्वीपीय भाग के पूर्व में वो कहलाता है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। बात करें पश्चिमी तटीय मैदान की, देखिए इसका विस्तार कच्छ की खाड़ी से, ये कच्छ की खाड़ी है यहाँ पे, कच्छ की खाड़ी से और यहाँ पे पड़ता है लास्ट बिंदु तमिलनाडु के अंतर्गत कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कह सकते हैं, केप कोमोरिन द्वीप कह सकते हैं। तो ध्यान रखना क्योंकि दक्षिणी भारत का मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कन्याकुमारी, कच्छ की खाड़ी से लेकर और कन्याकुमारी तक, कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान का क्या मिलता है, विस्तार मिलता है। उत्तर से दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1600 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 1600 किलोमीटर है। आगे बात करें इसकी औसत, इस मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। कितनी है भाई, औसत चौड़ाई कितनी है, 64 किलोमीटर है। आगे देखिए
ऊंचाई की अगर बात करें कि औसत ऊंचाई इस मैदान की औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई लगभग 180 मीटर है। कितनी है भाई? 180 मीटर है। आगे देखिए, इसी पश्चिमी तटीय मैदान को 4 तटों में विभाजित कर दिया। कितने में विभाजित किया है भाई? 4 में। अब 4 कौन कौन से बुझानी है? 4 भागों में। पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में विभाजित कर दिया। पहला तो था गुजरात, गुजरात का तट। दूसरा है कोंकण तट। तीसरा है कन्नड़ तट। और चौथा है मालाबार तट। तो ध्यान रखना, पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांट दिया भाई? 4 तटों में। 4 तट कौन से थे? गुजरात का तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। अब देखिए एक एक को बात करें। गुजरात की पहले बात करें, गुजरात का तट। गुजरात के तट की बात करें तो गुजरात के तटीय सीमा के सारे इसका विस्तार मिलता है। और इसी गुजरात के तट पर, इसी गुजरात के तट पर सर क्रीक व कोरी क्रीक, सर क्रीक, कोरी क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य चलता है। इसी जगह, इसी गुजरात के तट के सारे, और यहीं पे कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी भी इसी तट पर है, गुजरात के तट पर। आगे बात करें कोंकण तट। कोंकण तट का विस्तार दमन से लेकर, जो दमन द्वीप है, दमन द्वीप की राजधानी दमन है, दमन से लेकर और गोवा तक। आंतरिक भाई गोवा, दमन द्वीप से लेकर गोवा तक इसका विस्तार मिलता है, इस तट का। और इसी तट के सारे, इस तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई भी मिलती है, क्योंकि यहां पर 2 नदी, एक नदी तो नर्मदा नदी जो अमरकंटक पहाड़ी या चोटी से उद्गम होता है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई कहां पे गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और दूसरी आती है ताप्ती नदी। कौन सी है भाई? ताप्ती नदी। दोनों ही क्या करती हैं? इस पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार करती हैं गुजरात तक। दोनों नदियां क्या करती हैं? गुजरात तक इस मैदान का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। और यह नदी एक भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में क्या करती है? बहती है। और पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टाओं का अभाव होता है, क्योंकि डेल्टा नदियां नहीं बनाती हैं, एस्चुरी या ज्वारनद का निर्माण करती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना है। पश्चिमी तट पे नदियां तीव्रगामी होती हैं, क्योंकि नदियां कम दूरी तय करके आती हैं। इसी कारण उनका वेग तेज होता है, क्योंकि यहाँ इसी के सारे पश्चिमी घाट हैं और पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे से जन्म लेती हैं और जन्म लेकर ही क्या करती है? तीव्र प्रवाह के कारण डेल्टा नहीं बनाती है। किसका निर्माण करती है? ज्वारनद का, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आगे देखिए, तीसरे की बात करें फिर कौन सा तट है भाई? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट की अगर विस्तार की बात करें तो कन्नड़ तट का विस्तार मिलता है गोवा से लेकर और कांतल भाई मैंगलोर तक, कर्नाटक के मैंगलोर तक। कर्नाटक के कांतल मिलता है भाई मैंगलोर तक, कर्नाटक के।
इसका विस्तार मिलता है। आगे देखिए जो चौथा तट है मालाबार तट। कौन सा है भाई? मालाबार तट। मालाबार तट की बात करें तो मैंगलोर के कर्नाटक से कर्नाटक के मैंगलोर से और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार मिलता है। और इस तट पर बैक वाटर की घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक प्रकार से सर्प के भांति जल आगे की ओर जाता है समुद्र का, और आगे खड़ा होकर पुनः वापस पीछे की ओर आता है, उसे बोलते हैं बैकवर्ड, मतलब बैकवास जल। तो ध्यान रखना, उसी के कारण यहाँ पे झीलों का निर्माण हो जाता है जिन्हें कयाक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कयाक कहते हैं। इस तट की प्रमुख विशेषता है, मालाबार तट की विशेषता क्या है? सबसे सर्वाधिक कयाल मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? ध्यान रखना है। बेम्बानंद झील है और इस तट में मिट्टी उपजाऊ है क्योंकि नदियों द्वारा निर्मित है। जलोढ़ प्रकार की मृदा मिलती है, नवीन जलोढ़ प्रकार की। काली मिर्च और बहुत सारे मसालों के लिए यहाँ पे बहुत उपजाऊ मृदा मिलती है। आगे बात करें, इस जो बालू है यहाँ की जो मिट्टी में मालाबार के तट का बालू है, रेत है, उसमें मोनोजाइट, जिरकोन व थोरियम आणविक जो पदार्थ हैं, खनिज जो पदार्थ हैं, वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो बात करी हमने किसकी? पश्चिमी तटीय मैदान की। अब बात करते हैं आगे वाला तट जो दक्षिणी प्रायद्वीप पठार की किधर मिलता है? पूरब में, जिसको कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का देखिए विस्तार देखें। सर्वप्रथम तो ऊपर से एक नदी आती है गंगा नदी, और गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, और गंगा नदी के मुहाने से लेकर और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका क्या मिलता है? विस्तार मिलता है। जिसकी लंबाई की अगर बात करें, लंबाई 1500 किलोमीटर में, कितने में भाई? 1500 किलोमीटर में इसका विस्तार मिलता है। आगे देखिए, आगे बात करें तो इस तट की औसत चौड़ाई की बात करें तो 16 किलोमीटर से और 480 किलोमीटर के मध्य मिलती है। कितने मिलती है भाई? 16 किलोमीटर से 480 किलोमीटर के मध्य मिलती है इसकी औसत चौड़ाई। आगे देखिए, इस तट को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। उत्तरी सरकार तट और नीचे वाला कोरोमंडल तट के नाम से जाने जाते हैं। उत्तरी सरकार तट की बात करें तो उत्तरी सरकार तट महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक इसका विस्तार मिलता है। और इसी तट के सारे कुछ बंदरगाह स्थित हैं, जैसे कि कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। आगे बात करें कोरोमंडल तट की, तो कोरोमंडल तट का विस्तार कृष्णा नदी से लेकर और कहां तक मिलता है भाई? कावेरी नदी तक इसका विस्तार मिलता है। इस तट पर इस प्रकार की जलवायु मिलती है जो पूरे विश्व में
एक ही स्थान है कोरोमंडल तट। इस प्रकार की जलवायु शीतकाल में वर्षा और ग्रीष्मकाल शुष्क। इसकी क्या है विशेषता है? तो ये तो बात करी हमने तटीय मैदान। 1 मिनट है आपके पास में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।